हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये एक लेखक का संस्मरण है, मतलब उनकी बस की यात्रा की जो यादें हैं वो आपको बताई गई है। और व्यंग्यात्मक जो आपके लेखक है इनके हरिशंकर गोसाई, उनके काव्य और कहानियां हैं वो व्यंग्यात्मक है। तो इसमें भी जो बस की यात्रा है हास्य और व्यंग्यात्मक बहुत अच्छी कहानी है। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद में हम इनका जो बस की यात्रा है उसका आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखें तो हरिप्रसाद राय का जन्म देखें हम तो 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जमामी गांव में हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मध्य प्रदेश में ही इन्होंने प्राप्त की है। तो प्रारंभिक शिक्षा देखें हम शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई है। और आगे की जो इनकी शिक्षा है तो वो नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो एमए इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से किया है या उपाधि धारण की है। तो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि धारण और ये आगे इनका एक जबलपुर से मासिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था वसुधा। तो वसुधा का इन्होंने प्रकाशन और संपादन का कार्य भी किया है। तो इनका देखते हैं हम आगे। जबलपुर से एक मासिक पत्रिका निकलती थी, पत्रिका जिसका नाम है वसुधा का संपादन और प्रकाशन किया है। संपादन एवं प्रकाशन। और ये इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त है। जैसे इनका एक ग्रंथ है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर, इस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है किस ग्रंथ के लिए मिला है, विकलांग श्रद्धा का एक दौर, इस ग्रंथ के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आगे हम देखें तो इन्होंने कई जगह प्राइवेट स्कूलों में भी इन्होंने नौकरी की है। तो 1953 से लेकर 57 तक प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन करवाया। तो कुछ सालों तक इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी अध्यापन करवाया है। और ये फिर बाद में उन्होंने एक डाकघर विभाग में भी नौकरी की थी। और उसके बाद में पूर्ण रूप से इनको छोड़कर ये लेखन कार्य में ही लीन हो गए थे। और इनके जो लेखन कार्य हैं बड़े हास्य और हंसमुख है। आगे हम इसका और थोड़ा सा वर्णन देखें तो कुछ कहानियां वगैरह देखते हैं कौन कौन सी मुख्य हैं। तो कहानी संग्रह देखें इनका। तो कहानी संग्रह में हंसते हैं, रोते हैं, बोलाराम का जीव,
बोलते हैं। और बोलाराम का जीव बोरी, एक इसकी बोल है। दो नाक वाले लोग, दो नाक वाले लोग, ये इनकी कहानी संग्रह है। अब हम इनके उपन्यास देखें तो उपन्यासों में तट की खोज, नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, ये मुख्य इनके क्या है उपन्यास। और इनका एक एक संस्मरण भी है, तीर्थ रेखाएं, तिरछी रेखाएं। और इनके हम निबंध देखे, निबंध संग्रह के अंदर भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, ये मुख्य इनके निबंध संग्रह है। और 10 अगस्त निधन इनका देखे हम, 10 अगस्त 1995 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारे हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, मुख्य कहानियां, उपन्यास, संग्रह और संस्मरण। अब हम पढ़ते हैं इनकी जो हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, अध्याय नंबर 3 में बस की यात्रा। देखो किस प्रकार की बस थी, कैसे लेखक ने वहाँ यात्रा की और यात्रा करते समय उनको क्या क्या परेशानियां हुई, वो सारी बातें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का तीसरा अध्याय, बस की यात्रा। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। लेखक और 4 लेखक के साथ में उसके मित्र हैं, तो पांचों मिलकर एक बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं। और कौन सी है? शाम की 4 बजे वाली बस। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेनें मिला देती है। ये पन्ना से सतना के लिए जाते हैं और आगे वहाँ से जबलपुर में इनको ट्रेनें मिल जाएगी। इस प्रकार ये प्लान बनाकर 5 मित्र इस बस में यात्रा के लिए जाते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, मतलब जो 5 मित्र थे उन सबने तय किया कि बस में चलेंगे तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। और इन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम के लिए हाजिर होना था, मतलब वहाँ जाना था। वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके हैं। अभी जब लेखकों ने ये तय किया कि हम 4 बजे वाली बस में सब मित्र मिलकर यात्रा करेंगे, तो जो समझदार लोग थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आप इस बस में यात्रा ना करें, क्योंकि ये बस की स्थिति खराब है, मतलब बस खटारा है, कहीं भी बंद हो सकती है, रास्ते में हो सकता है जंगल वगैरह में सुनसान जगह में बंद हो जाए और आपको वहाँ कई समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यहाँ जो व्यंग्य आया है ना, क्या बस डाकू है या बस डाकिन है? तो कहने का तात्पर्य अचानक मान जंगल में कहीं बस खराब हो गई और वहाँ आपको रात भर वहाँ रुकना पड़े तो अचानक डाकू वगैरह आप पर हमला कर सकते हैं। इसलिए समझदार लोगों ने ये सलाह दी कि आप इस शाम की 4 बजे वाली बस में सफर ना करें। आगे देखें, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब दया आई बस पर। बस को देखकर खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है। यहाँ बस है, इसका मतलब बस बहुत ही पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी।
और लंबे समय से इस सड़क पर चल रही थी, इसलिए उस पर कई प्रकार के निशान भी बने हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि बस बहुत लंबे समय से यहाँ चल रही है। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ व्यंग्यात्मक बात की गई है कि लोग उसमें सफर क्यों नहीं करना चाहते थे, क्यों ये बिल्कुल बूढ़ी थी और बूढ़े व्यक्ति से अगर हम किसी प्रकार का कार्य वगैरह कराएं तो उसको कष्ट ही होता है। तो ये बात बस के लिए की गई है कि लगभग लोग इस बस में इसलिए यात्रा नहीं करना चाहते थे क्योंकि बस बूढ़ी थी और अगर हम उसमें लद कर जाएंगे तो उनको परेशानी होगी। ये बस तो पूजा के योग्य है, सफर नहीं करके इसको हमें क्या करनी चाहिए, पूजा। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, मतलब उस पर हम बैठकर यात्रा कैसे कर सकते हैं। आगे देखें, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस में जा रहे थे और जैसे बस 4-5 आदमियों ने मिलकर साथ में थी, तो एक इसका हिस्सेदार एक पार्टनर था, वो भी इसी बस में यात्रा कर रहा था। हमने उससे पूछा ये बस चलती भी है? जिस प्रकार लेखक और उनके मित्रों ने बस को देखा तो उसकी स्थिति को देखकर, उसकी हालत को देखकर उनको ऐसा लगा नहीं था कि बस चलेगी। तभी वहाँ उनको बस का एक मालिक मिल गया और उससे पूछा गया क्या बस ये चलती है? वे बोला चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, मतलब जैसे मालिक को पूछा बस के मालिक को, तो उन्होंने कहा चलती क्यों नहीं है, ये तो अभी चलेगी देखो। तो वो कह रहे ये तो हमें देखना है कि अपने आप कैसे चलती है, अपने आप चलती है ये, हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो ये वो देखना चाह रहे थे, इतनी पुरानी इतनी खटारा बस, ये स्थिति देखकर लग नहीं रहा था कि बस अपने आप चलेगी, तो कैसे चल सकती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपना आप चलती है। और जैसे ही बस को शुरू किया, स्टार्ट किया, तो वो अपना चल पड़ी। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो लग नहीं रहा था कि बस अपने आप चलेगी, तो गजब हो गया, ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, जो 5 से 6 मित्र वो बस में चढ़ने के लिए आगे पीछे हो रहे थे। तभी उनमें से एक डॉक्टर मित्र है, उसने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है, मतलब पुरानी है तो इनको अनुभव है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है और जो नवी नवेली बसें हैं उससे ज्यादा हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यहाँ भी लेखक ने व्यंग्यात्मक बात की है कि ये अनुभवी है नई बसों के बजाय, तो हमें जैसे माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठ करती है, उसी प्रकार हमें ये माँ की प्रकार गोद में लेकर बैठ कर जाएगी। आगे हम बैठ गए, 5 मित्र उसी बस में सवार हो गए हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। परिवारजन उनको छोड़ने के लिए आए थे, तो जो 5 मित्र बस में यात्रा करने के लिए बैठे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जो हमें छोड़ने के लिए आए वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। और उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है, जो सो आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर, आदमी तो पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। पूछ का मतलब जाना और निमित्त का मतलब कारण। तो लेखक कह रहे हैं हमें ऐसा लगा जो हमें परिवारजन छोड़ने के लिए आए वो ऐसा कह रहे हैं कि हम आना जाना तो लगा रहता है। आने जाने से मतलब यहाँ क्या है, एक वो मृत्यु लोक में जाने से तात्पर्य है यहाँ। तो कह रहे हैं कि एक बार सभी को ही जाना है और जाने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, हो सकता है आपका ये बस कारण बन जाए। तो ये लेखक सोच रहे हैं ये बात। आगे हम देखें, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही बस के इंजन को स्टार्ट किया बहुत जोर की आवाज हुई और ऐसा लगा जैसे हम इंजन के भीतर बैठे हैं, मतलब इतनी जोर से उस बस के अंदर आवाजें हो रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसे हमें बचना था, मतलब ये जो गाड़ी थी उसके शीशे लगभग टूटे हुए थे और जो बचे हुए थे पता नहीं कब आपके ऊपर गिर जाए, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि बचे हुए थे उसे हमें बचना था। इसलिए हम खिड़की से फौरन दूरी सिरक गए, मतलब वो खिड़की के पास में बैठे थे वो दूरी बना ली ताकि कोई कांच वगैरह गिरकर नुकसान न हो जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन, मतलब इंजन इतनी आवाज कर रहा था जैसे लेखक को ऐसा प्रतीक हो रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी।
हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमाने रही होगी। ये गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन 1920 में किया था, तो उसकी बात बता रहे हैं। 1920 से 22 के बीच में जो ये आंदोलन चला था उसकी बात कह रहे हैं कि हो सकता है उस समय ये अवश्य जमाने रही होगी। ऐसे आंदोलन में गांधी जी ने भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो सहयोग नहीं करने की बात के लिए चलाया गया था, उसके जो ब्रिटिश सरकार के जितने भी थे उनको बहिष्कार के लिए, जैसे विदेशी वस्त्रों की होली वगैरह जलाना, स्वदेशी माल अपनाना, इसके लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि हो सकता है उस समय बड़ी ये जवान रही होगी, इसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का भारतीयों ने सहयोग नहीं किया था, मतलब असहयोग किया था, उसी प्रकार बस भी उसी से ट्रेनिंग लेकर या उसी से ही ये उसको पता चला था, तो वो बस के हिस्से एक दूसरे हिस्से आपस में असहयोग कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती और कभी ऐसा लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही हो। ये जो स्थिति बताई जा रही है वो बस की बताई जा रही है। बस किस स्थिति में थी? 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, मतलब इतनी बस की हालत खराब थी। तो उसे ऐसा नहीं लग रहा था या ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा था कि हम बस के अंदर बैठे हैं या सीटें हम पर बैठी हैं। तो ये उल्लेखक के बस की स्थिति बताया जा रहा है। अब देखो आगे क्या घटना होती है। एकाएक बस रुक गई, लगभग 10-15 मील चली है, उसके बाद में बस अचानक रुक गई है। देखो क्या समस्या आई है। मालूम हुआ, पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब टंकी काम की नहीं रही क्योंकि उसमें छेद हो गया, इसलिए लेखक ने क्या कहा, पेट्रोल था टंकी के अंदर, उसको बाल्टी में निकाल लिया और बाल्टी में नली डालकर नली के द्वारा इंजन में सीधा ही पेट्रोल को डालने लग गया। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनीदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की बोतल डालती है। ये लेकिन सोच रहा है कि हमें लगा कि थोड़े समय बाद ऐसा लगेगा जैसे इंजन भी बाहर निकाल लेंगे और इंजन को ऐसे पेट्रोल पिलाएंगे या ऐसे पेट्रोल डालेंगे जैसे माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती। आगे बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी, मतलब धीरे हो गई थी वो बिल्कुल। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि आपको पहले बस की स्थिति बता दी गई है किस प्रकार की थी। तो लेखक को लग रहा था कि अब मुझे बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पता नहीं कब कौन सा कारण हो जाए। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। जिस रास्ते से बस गुजर रही थी उसमें दोनों तरफ बहुत ही सुंदर प्रकृति का सुहावना मौसम था, लेकिन दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक यहाँ प्रत्येक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कब पेड़ आ जाए और कब बस पेड़ से टकरा जाए और हमारी जान पर बनकर आए। इसलिए लेखक जो भी पेड़ आता उसको अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस उसने टकरा जाएगी, मैं निकल जाती, दूसरे पेड़ के आने का इंतजार रहता। और झील दिखती तो सोचते उसमें बस गोता खा जाएगी। तो उनको ये अंदर बैठे हुए डर लग रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। आगे देखें, एकाएक फिर बस रुकी। थोड़ी देर बाद में चलने के बाद बस वापस रुकी है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तो आगे बस में और कोई इस प्रकार की खराबी हो गई है जिससे बसें चल नहीं रही है। तो कंपनी के हिस्सेदार ने बस की तारीफ की है। उसने कहा है बस तो फर्स्ट क्लास है जी, कोई इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब सहयोग की बात है कि बंद होगी, बस में कोई कमी नहीं है। 6 जानने के वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी देर में खड़ी थी। और वैसे भी आपको पहले जो पाठ शुरू हुआ था बता दिया गया था 4 बजे की बस थी, तो चलते चलते रात्रि हो गई है। तो कह रहे हैं कि रात्रि में चांदनी के समय बस जहाँ पेड़ों के नीचे खड़ी है वहाँ ऐसा लगता है कि बड़ी दयनीय स्थिति में खड़ी है, कोई वृद्धा थक कर कुछ समय के लिए आराम कर रही हो।
हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी को लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हमें ग्लानि महसूस होने लगी कि इस बेचारी बूढ़ी पर हम किस प्रकार लद कर आ गए हैं। अगर इसका परिणाम मतलब इसकी मृत्यु हो गई तो हमें बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान का मतलब सुनसान या एकांत जगह। तो जो भी बस जहाँ रुकी हुई थी वहाँ लेखक को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहाँ बस की मृत्यु हो जाए और हमें यहाँ सुनसान जगह में या एकांत जगह के अंदर इसकी हम अंत्येष्टि करने पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब मरने के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है उसको बोला जाता है। तो ये व्यंग्यात्मक बात की गई है बस के बारे में। आगे हम देखें तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी। जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार यहाँ था, पार्टनर था, उसने बस के कुछ खोल कर तैयार की और चल पड़ी। लेकिन उसकी अब जो चलने की गति थी, चाल थी, वो बिल्कुल कम हो गई थी। धीरे धीरे पर्दा की आंखों की ज्योति चली जाने लगी। ज्योति से यहाँ तात्पर्य बस की लाइट से है। तो धीरे धीरे जो लाइटें थी वो भी बंद या कम प्रकाश में होने लगी। चांदनी में रास्ता कंट्रोल कर वे रेंक रही थी। रेंकने का मतलब बहुत ही धीरे चलना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। यहाँ भी व्यंग्यात्मक बात की गई है कि कोई भी अचानक पीछे से गाड़ी वगैरह आए तो ये एकदम किनारे साइड में खड़े होकर रुक जाती और बोलती कि आप आगे निकल जाओ क्योंकि मेरी तो उम्र ही नहीं रही है, मतलब मैं बूढ़ी हो गई। आगे एक पुलिये के ऊपर पहुंचते ही की टायर फिस करके बैठ गया। अब जैसे एक पुलिये पर ये बस चढ़ी थी उसी समय एक टायर फिस कर मतलब हवा निकल कर रुक गई थी। बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर सकती थी। कहते हैं कि ये बस बड़ी धीमी गति से चल रही थी। अगर स्पीड के साथ होती तो अवश्य ये बस नाले में गिर जाती। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कह रहा है कि मैंने सब पहली बार इस कंपनी के जो हिस्सेदार बस में सफर कर रहा था उसकी तरफ मैंने श्रद्धा भाव से देखा, दया भाव से। क्यों? क्योंकि वह टायरों की हालत जानता था, मतलब उसको पता था बस कैसी है, फिर भी वो इस बस में ही यात्रा कर रहा है। जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहा है। जान हथेली पर लेना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? जान की परवाह ना करना। तो उसको पता था कि बस किस प्रकार की है, कैसी हालत है, कभी भी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जान भी जा सकती है, फिर भी वो इसी बस में सफर कर रहा है। इसलिए लेखक कह रहा है कि उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ मेरी पहली बार श्रद्धा भाव जगी क्योंकि वो जान हथेली पर लेकर साहस और बलिदान के साथ इसी बस में सफर कर रहा है। इसे तो कोई क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए। ये उसके विज्ञापन बात की गई है, किसके लिए? कंपनी के हिस्सेदार के लिए। कहते हैं कि ये इतना साहसी और बलिदानी है, इसको तो कोई क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए ताकि उसमें अपना बलिदान दे सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता पाए पसारे इसका इंतजार करते और कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ भी व्यंग्यात्मक बात की गई है कि अगर ये बस हो सकता है नाले में गिर जाती और हम सभी डूबकर हम सब की मृत्यु हो जाती, साथ में हिस्सेदार भी था, तो भगवान बाएं पसारे हमारा स्वागत करते और हमें या उस कंपनी के हिस्सेदार को विशेषकर ये बोलते कि देखो कितना महान व्यक्ति आया है जिसने एक टायर के बदले में अपनी जान दे दी। आगे दूसरा टायर, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। बस को और शुरू कर दिया गया जैसे तैसे टायर वगैरह लगाकर। अगर हम वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेखक ने जब ये बस शुरू हुई तब सतना से पन्ना जाने की बात की थी, तो अब उनको लग रहा था कि अब हम पन्ना नहीं पहुंचे सकते, मतलब जहाँ उसको गंतव्य स्थान पर जाना था वहाँ पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बस किस प्रकार बिल्कुल नम गति से चल रही है, तो समय पर पहुंचने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आगे देखते हैं, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे इसे इस लोक से प्रयाण की ओर जाना, मतलब इससे मृत्यु लोक की ओर ही जाना है, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। इस पर से उसकी कोई मंजिल नहीं थी, ये आगे कहीं हमें मंजिल तक पहुंचा नहीं सकती थी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया था, मतलब हमारा जो बेताबी थी, तनाव था,
उससे हम बिल्कुल ही मुक्त हो गए थे। अब हमें पता चल गया था कि बस हमें गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंचा सकती, तो हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इतना मतलब आराम से, जैसे घर में बैठते हैं उसी प्रकार बस में हम आराम से बैठ गए और चिंता जाती रही, मतलब चिंता की कोई बात नहीं रही और एक हंसी मजाक चालू हो गया और दोस्तों के साथ हमने हंसी मजाक शुरू कर दिया। तो ये था आपके बस की यात्रा, व्यंग्यात्मक पाठ बड़ा ही मजेदार था। अब हम थोड़े से इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। अभी अभी आया है कि लेखक ने पहली बार सबसे हिस्सेदार था उसको श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि उसको पता था कि बस की कैसी हालत है, टायरों की कैसी हालत है, घिसे पिटे बिल्कुल, कभी भी बस रुक सकती है, दुर्घटना ग्रस्त हो सकती है। फिर भी वो जान हथेली पर लेकर साहस और बलिदान के साथ इस बस में सफर कर रहे थे। इसीलिए लेखक का हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा या श्रद्धा जग गई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि जो श्याम वाली 4 बजे की बस थी वो खटारा थी, कभी भी कहीं भी रुक सकती थी, दुर्घटना घटित हो सकती थी, या रात को हो सकता है जंगल वगैरह में रुक जाए तो वहाँ कोई डाकू वगैरह आकर उसको लूट ले। इसलिए समझदार लोगों ने ये सलाह दी कि श्याम वाली बस में सफर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा जैसे सारी बस ही है, बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा, जब बस स्टार्ट हुई तब बहुत जोर की आवाज होकर बस में अलग ही प्रकार का ध्वनि सुनाई दिया, जिससे उनको ऐसा लगा कि बस नहीं कि हम सीट पर न होकर इंजन के भीतर बैठे हैं। आगे गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक ने जब बस के हिस्सेदार से पूछा कि लेखक बस अपने आप चलती है, तो उसने कहा क्यों नहीं, जरूर चलती है। और ये सुनने के बाद जब बस अपना आप स्टार्ट हो गई तो उनको ऐसा लगा कि बहुत ही हैरानी हुई लेखक को कि गजब है, ये बस तो अपने आप ही चलती है। आगे एक क्वेश्चन और है आपके, मैंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन पेड़ों को दुश्मन क्यों मान रहा था? क्योंकि जब लेखक इस बस में सफर कर रहा था तो प्रकृति की जो दृश्य था बड़ा ही लुभावना था और दोनों तरफ पेड़ थे किनारों पर, लेकिन जब भी कोई पेड़ आता तो लेखक को ऐसा लगता कि बस असंतुलित होकर पेड़ से टकरा जाएगी और दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए लेखक प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो ये था आपके छोटा सा कहानी के रूप में व्यंग्यात्मक पाठ बस की यात्रा और एक साथ में प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।